हाँ जी, सभी को नमस्कार। अपने कल की क्लास में पढ़ा था जो बाल विकास व शिक्षा शास्त्र टॉपिक आपकी जो साइकोलॉजी लगती है, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में कुछ एक टाइटल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और उसके कुछ सब टाइटल, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट में 4 पार्ट्स में जारी किया है। उसका एक पार्ट जो है ये वाला, उसके कुछ सब टाइटल जो है जो स्कूली शिक्षा के, उसमें 7-8 बिंदु हैं, जिसमें से अपने सिलेबस में 8 में से 6 एक बिंदु ले लिए गए हैं और हमने पूरा में इसका जिक्र कर लिया था। और मेरी उम्मीद, जो मैंने ये सोचा है कि 5 नंबर बाल शिक्षक योजनाएं और ये मिलाकर कुल जो है 5 प्रश्न इसमें से आ जाने चाहिए। और अपने समय ज्यादा ना लेते हुए उसको स्टार्ट करते हैं। कल हमने जिक्र कर लिया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी टाइटल के सब टाइटल प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, और बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, FLN, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, इसका हमने जिक्र कर लिया था और आपको बता दिए थे कि कितने तरह से प्रश्न बनेंगे। फिर भी अगर आप कहो थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, हमने जाना था न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको 5+3+3+4 और वो बातें आपको ध्यान है। चलो चलती क्लास में उसका रिवीजन करवा दूंगा। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी आप देख लेना। और स्वागत है आपकी क्लास में। अपने कितने बिंदु नए ऐड किए हैं इस पॉलिसी के? 1 2 3 4 5 6, तो कुल मिला के इसमें 8 बिंदु हैं इस पार्ट में। गवर्नमेंट ने जो, डिपार्टमेंट ने जो जारी की है गाइडलाइन, उसमें से हमारे सिलेबस में उन्होंने 6 बिंदु उठा के इसमें डाल दिए सिलेबस में। और एक नया बिंदु ये क्या, गवर्नमेंट की गाइडलाइन में योजनाएं जो सम्मिलित हैं उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं नाम वगैरह के, तो ये थोड़ा रुकने के बाद टॉपिक करवाऊंगा, क्योंकि सरकार उसमें थोड़े बहुत चेंज कर रही है। अभी बाल कल्याणकारी योजनाओं को अभी से करने का कोई औचित्य है नहीं। ठीक है, हमने इन 2 बिंदुओं को डिस्कशन कर लिया था। आज का हमारा बिंदु है स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र, फिर शिक्षक समता मुल्क, और इनमें तो थोड़ी थोड़ी बातें हैं, इस पर है एक बात और थोड़ी बहुत इसमें है। मानक निर्धारण वाले में ज्यादा तथ्य है नहीं। पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र में हमने ये जाना था कितने तरह के प्रश्न, क्या प्रश्न बनेंगे। पहले तो हमने प्रीपेरिटरी मतलब प्रारंभिक, हमने ये देखा था फाउंडेशनल स्टेज, प्रीपेरिटरी स्टेज, मिडिल स्कूल एज और सेकेंडरी या हाई स्कूल एज। ये 4 भागों में बांटा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। बच्चे के जो बच्चे के 3 साल से लेकर 18 साल की एज तक जो बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, कक्षा 1 नहीं, उससे कक्षा 1 से पहले भी वो 3 साल पढ़ेगा। प्री स्कूल की वो अवस्था होगी जिसमें बाल वाटिका, प्री स्कूल, प्री प्राइमरी स्टेज 2 और आंगनवाड़ी, वहां से लेकर 12वीं तक बच्चा जो पढ़ेगा उसको 4 भागों में बांट दिया गवर्नमेंट ने। पहले भाग का नाम दिया फाउंडेशनल स्टेज। हमारे ये देखना है कि फाउंडेशनल स्टेज हमने समझ ली कल की क्लास में, नहीं देखी तो देख लेना पूरी, दोबारा रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। अब हमने ये देखना था कि उसमें एज कितनी है। पूरा जो सिस्टम लागू किया है कि बच्चे को पहले 5 साल फाउंडेशनल, आगे के 3 साल प्रीपेरिटरी स्टेज और आगे के 3 साल मिडिल स्कूल, आगे के 4 साल जो है वो बच्चा सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त करेगा। अब आयु की बात आ गई कि फाउंडेशनल स्टेज में आयु कितनी है बच्चे की। बच्चा आयु कहां से कहां तक, वो आयु है बच्चे की 3 से कितने तक, 5 साल पढ़ेगा ना, 8 वर्ष तक। आयु कितनी, 3 से 8 वर्ष तक। ये सारे प्रश्न अपने आप में प्रश्न बनते हैं फाउंडेशनल स्टेज में किस एज का, तो एज ग्रुप है 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे। कक्षाएं कौन सी होगी, कक्षा 2 तक। इस बात का ध्यान रखना, फाउंडेशनल स्टेज में बच्चा कौन सी कक्षा तक पढ़ेगा, कक्षा 2 तक पढ़ेगा, कक्षा 2 तक पढ़ेगा। तो उसमें मैंने वो पहली क्लास में हमने जिक्र कर लिया था कि उसमें वो आएगी, पहले आंगनवाड़ी आएगी, फिर प्री वाली आएगी और फिर बाल वाटिका आएगी। 3 साल वो, इसमें कक्षा जो है ना 2 भागों में बांटकर, इसको फाउंडेशनल स्टेज को 2 भागों में बांट लेते हैं। एक 3 वर्ष का शेड्यूल अलग से जारी होता है और एक 2 वर्ष का शेड्यूल अलग से जारी होता है। 3 वर्ष वाले शेड्यूल में हमने ये जाना था बच्चा पहले पढ़ेगा आंगनवाड़ी, फिर बच्चा पढ़ेगा प्री और फिर बच्चा पढ़ेगा बाल वाटिका। मतलब कक्षा 1 में आने से पूर्व
ये आप देख लो, नर्सरी, LKG, UKG, 3 वर्ष तक बच्चा ये पढ़ेगा। फिर 2 वर्ष तक पढ़ेगा ग्रेड 1 और ग्रेड 2, यानी कि कक्षा 1 और कक्षा 2। इसमें पाठ्यक्रम क्या रहेगा? कुछ नहीं, खेल आधारित रहेगी, प्ले मेथड या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित जो है शिक्षण रहेगा। गतिविधि ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित शिक्षण करवाया जाएगा या प्ले वे मेथड में पढ़ाया जाएगा, ये इसका पाठ्यक्रम रहेगा। इस एज में हमने बात कर ली। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्री पेरिट्री स्टेज की तरफ। चलिए, इसको एक बार स्कूली को लिख दूं क्या? अभी दोहराव हो जाएगा आपका। इसमें हमने जाना था 5 साल, ये हो गए। इसके कितने हो गए? इसमें कक्षा कौन सी होगी? कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक, कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक प्री पेरिट्री मतलब प्रारंभिक जो है। और इसमें फिर एज क्या हो जाएगी भाई? एज क्या हो जाएगी इसमें? बच्चा देखो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 वर्ष तक। और यहां हम देखेंगे 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, यहां तक होगा क्या? यहीं तक होगा। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 वर्ष तक बच्चा इसमें पढ़ेगा। और फिर 8 के बाद जो है 9, 10, 11, 3 साल यहां पढ़ेगा। फिर 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14 इसमें आ जाएगा। इसमें कौन सी कक्षाएं आ जाएगी? कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे आते हैं मिडिल स्कूल एज में। और इसमें कौन सा रहेगा? उसका रहेगा 11 से 12, 12 से 13 और 13 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे जो हैं इसमें सम्मिलित होंगे। और फिर आ जाती है सेकेंडरी या हाई स्कूल। ये कक्षा आपकी आ गई। इसके 2 भाग होंगे। कक्षा 9 से 10 एक पार्ट हो जाएगा और 11 से 12 एक पार्ट हो जाएगा। कक्षा 9 से 12 तक और 14 से लेकर एज क्या हो जाएगी? 14 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे इसमें सम्मिलित होंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। फाउंडेशनल एज को ये देखो, मैंने इसके पार्ट बना रखे। हाँ, एक आध दिन लेट हो जाती है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो भले ही ले लेना। बाकी ये पीपीटी संतवीर सर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फाउंडेशनल स्टेज, हिंदी में इसको क्या लिखते हैं? दोबारा लिख देता हूं, बुनियादी। क्योंकि बुनियादी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे ज्यादा ध्यान किस बात पर दिया गया है? बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर। फाउंडेशन उनका कमजोर है। तो 5 वर्ष का 3 वर्ष फाउंडेशन स्टेज किस एज से शुरू होती है? 3 वर्ष से, ठीक है। और कितने समय की है? कुल 5 साल की है। फाउंडेशनल स्टेज कितने वर्ष तक की है? 5 वर्ष तक की। कौन से वर्ष से शुरू होती है? तीसरे वर्ष से शुरू होती है। उसमें इन्होंने 2 भाग बांट दिए, एक तो प्री स्कूल एज वाला या आंगनवाड़ी वाले 3 साल और प्राथमिक स्कूल वाले ये हो गए। कुल आयु 3 से 8 वर्ष। पाठ्यक्रम क्या होगा? बहुस्तरीय खेल या गतिविधि आधारित अध्ययन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। प्री पेरिट्री स्टेज, इसको हम प्रारंभिक अवस्था भी कह सकते हैं। 8 से 11 वर्ष, कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे इसमें सम्मिलित हैं। इसमें क्या होगा? खेल खोज से आगे बढ़ाते हुए हल्के फुल्के पाठ्यक्रम को इसमें सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। बच्चे थोड़ा थोड़ा भाषा का ज्ञान भी यहां से शुरू कर देंगे। भाषा को सीखना भी बच्चे कक्षा 3 से शुरू कर देंगे। संवादात्मक, संवाद होता है ना, वाद संवाद, तो संवादात्मक शैली जो है उसमें अध्ययन बच्चों को करवाया जाएगा। टीचर के साथ साथ बच्चों को भी बोलने का क्या है? अवसर बराबर दिया जाएगा। तो ये तो आपको भाई अब याद करने पड़ेंगे। इसमें समझाने वाली बात, समझाने के नाम पे आपका क्या इसमें समय, कल आपको खूब समझा दिया था, है ना, बहुत सारा ज्ञान बांट दिया था आपको। मिडिल स्टेज, कक्षा 6 से 8, इस तरह से प्रश्न बनेंगे। पहली तो आयु की, फिर पहली तो कक्षा की, फिर आएंगे कौन से वर्ष तक के बच्चे सम्मिलित हैं। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट बात, अब मैंने मनोविज्ञान की क्लास ही इससे पहले क्यों पढ़ाई है आपको? वो जो प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑपरेशनल थ्योरी, जिसमें हमने एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, एडेप्शन ये जाने थे, है ना।
जिसको आप समायोजन, समावेशन, संतुलन, स्कीमा वो पढ़ते हो। उसमें हमने एक स्टेज थी, चलो कमेंट करके आप बताएं, बच्चा अमूर्त विचार, अमूर्त चिंतन कब करने लगता है। हमने जाना था अमूर्त चिंतन, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस का विषय है, अमूर्त चिंतन। और एक चिंतन था मूर्त चिंतन, एक चिंतन है मूर्त चिंतन। देखो मैंने देसी जुगाड़ लगा के आपको बताई थी वो, जिसने भी देखी नहीं साइको, आपने बहुत जगह से पढ़ी होगी, एक बार वो मजेदार तरीके से, सबका अपना बढ़िया प्रयास होता है, मैंने भी अपना बेस्ट करने की कोशिश की है, तो वो मेरे प्रयास को जरूर देखना। तो हमने ये जाना था मूर्त चिंतन एक होता है कि बच्चे के सामने कोई चीज दिखाई जाए, जैसे घनाभ करवाना है तो ईंट दिखाई जाए, मूर्त सामने, ठीक है। भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय, मूर्त वो जो है ना मूर्त। अब मूर्त वाला था तीसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था को क्या कहा था पियाजे ने, कंक्रीट स्टेज। क्या पढ़ा था हमने, कंक्रीट पढ़ा था ना, कंकर। तो इस एज में बच्चे को कंकर मार के फिर उसको अकल आ गई, तो उसको लगा कि बुरा करोगे तो पलट के हमारे सामने आएगा, तो पलटावी गुण, रिवर्सिबिलिटी की अवस्था ये आ जाती है ना, तीसरी अवस्था। फिर हम लास्ट वाली पढ़ते हैं, जब उसके कंकर पत्थर लग गए तो बच्चा क्या करता है, उसका ऑपरेशन कौन सा करेंगे हम, नॉर्मल ऑपरेशन करेंगे। तो फॉर्मल जो हमने पढ़ी थी, फॉर्मल ऑपरेशनल थ्योरी जो थी, उसमें बच्चे में अमूर्त, कोई चीज सामने भी नहीं है, उसके पिटाई हुई, बाद में कोई काम करेगा, गलत काम करेगा तो उसके छवि बनेंगे, भैया बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भी चाचा, हाँ भतीजा। तो वो क्या है कि पिटाई हुई थी, अब वो उसकी क्या है, कल्पना कर रहा है, तसव्वुर में जो ताकत है तसव्वुर में नहीं आती, रहो तुम लाख पर्दों में मगर हम देख लेते हैं। तसव्वुर होती है कल्पना, तो अमूर्त चिंतन कल्पना वो जो करने लग जाएगा, इसमें विश्लेषण करने लग जाएगा, वो समस्या का समाधान इस तरह से करने लग जाएगा, तर्क पर सोचने, ये सारी फॉर्मल स्टेज की अवस्थाएं हैं। और अब देख लेना कि चौथी स्टेज जो कौन सी थी, वो 11 वर्ष के बाद शुरू होती थी, वही थी ना। तो यहां भी देख लो 11 से 14 वर्ष के बच्चे क्या करने लग जाएंगे, अमूर्त अवधारणाओं का इसमें शुरू कर दिया जाएगा, विषय विशेषज्ञों के द्वारा इस तरह से पढ़ाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से शुरू हो जाएगी, अब वोकेशनल कोर्स, जिसको हम क्या कहेंगे, वोकेशनल कोर्स, व्यावसायिक शिक्षा। बच्चे क्या है, अब पढ़ाई के साथ साथ काम कि उनको स्किल, किसी ने कोई वेल्डिंग का काम सीखना है, लड़कियों ने सिलाई कढ़ाई का, ब्यूटिशियन का कोई काम सीखना है, मेहंदी में उसको इंटरेस्ट है, तो 10 दिन का एक तरह से एक बिना बोझ के, बिना जो बस्ते के 10 दिन उनके 10 डेज रहेंगे, उसमें वो आसपास किसी वर्कशॉप पे, किसी जगह पे इस तरह से बच्चों को लेके जाया करेंगे स्कूल में। अभी जो ये लागू होगा पैटर्न कि बच्चे उनको देख के कुछ सीखें, उनके ट्रायल वहां पर करवाए जाएंगे। तो ये व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से शुरू होगी, कक्षा 6 से। पढ़ाई के साथ साथ कि बच्चा, अगर आप नौकरी भी नहीं लगते, दिक्कत ये होती है इतना पढ़ लिखने के बाद सबको तो नौकरी मिलती नहीं, फिर ये कहते हैं क्या पढ़ा है पढ़ाई में। देखो पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है, शिक्षा आपको जीवन जीना सिखाती है। नई एजुकेशन पॉलिसी का एक उद्देश्य ये एक है, अच्छे इंसान बनाना। पढ़ लिख के आप जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, अगर रियल में आप शिक्षित हैं तो आप बहुत सारी समस्याओं को फेस कर सकेंगे। आप जीवन में जीना कैसे, अच्छा कैसे जीना है, उसके लिए है पढ़ाई। के आपको नौकरी मिल गई, वो एक रोजगार है। शिक्षा जीवन जीने का आपको एक पैटर्न सिखाती है ना। तो आपको वो सरकारी नौकरी ना मिले, उसके साथ साथ अगर आप निजी कोई प्राइवेट काम भी करें, तो वो कक्षा 6 से आपको उसके अलग अलग जो है ना प्रैक्टिकल शुरू कर दिए जाएंगे। ये मिडिल स्कूल एज थी। तीसरी एज है सेकेंडरी स्टेज, कक्षा 9 से 12, इसको दो भागों में बांट दिया। 9 से 10 का फेज 1, 11 से 12 फेज 2। 14 से 18 वर्ष के बच्चे इसमें सम्मिलित किए गए हैं। विषय के चुनाव को लेकर लचीलापन रखा गया है। लचीलापन मैं बता दूं, अब जो है ना स्ट्रीम आपकी जो है, स्ट्रीम जो है वो क्या कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है। यानी कि अब कोई साइंस नहीं, कोई आर्ट नहीं, कोई कॉमर्स नहीं, कोई एग्रीकल्चर नहीं। कोई भी बच्चा विज्ञान के साथ हिस्ट्री भी रख सकेगा,
गणित पढ़ना, हिस्ट्री, आप ये मान लो बायो पढ़ रहा है बच्चा, बायो के साथ ज्योग्राफी भी रख रहा है बच्चा, बायो के साथ हिंदी भी रख रहा है ना, कोई स्ट्रीम नहीं है उसकी, वो कैसे भी पढ़ सकता है जो विषय उसको पसंद हो। तो ये एक इसकी बढ़िया विशेषता है, लचीलापन बना दिया गया है, विषय के चयन को लेकर के आप खुले हैं, जो विषय पढ़ना चाहते हैं पढ़े। इस तरह से डिजाइन की संज्ञानात्मक विकास के साथ अनुरूप बच्चों का सीखना हो सके, इस तरह से इसको, इस सेकेंडरी स्टेज को और यहां पर जितनी भी अवस्थाएं, इनको स्टेज को सेट किया गया है कि बच्चे संज्ञानात्मक, उनका जो विकास होता है, संज्ञान क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करने का तरीका। विकास हम 4-5 तरह से पढ़ते हैं। एक बच्चे का होता है शारीरिक विकास, एक होता है बच्चे का सामाजिक विकास, एक बच्चे का होता है संज्ञानात्मक विकास, एक बच्चे का होता है संवेगात्मक विकास, और एक बच्चे का होता है, आप ये मान लो, नैतिक विकास। जब हम नैतिक में पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, तो हमें कोहलबर्ग को पढ़ना पड़ेगा, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। हमें पढ़ना पड़ेगा कि जो है 3 जो है उसके लेवल हैं, और अवस्थाएं कितनी है, 6 अवस्थाएं हैं। हम कन्वेंशनल में पढ़ते हैं नैतिक, बच्चा नैतिकता, एथिक्स, बड़ों का आदर करना, रिस्पेक्ट से बोलना, ये सारी नैतिकता की बातें हैं। बच्चा समाज के टच में आने से सीखता है, तो वो सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत जो है व्यागोत्स्की ने दिया, वो संज्ञानात्मक का ही एक पार्ट है। जैसे प्याजे कहता है कि बच्चा वातावरण के टच में आकर स्वयं खोजबीन करके सीखता है, व्यागोत्स्की कहेगा कि नहीं, सिर्फ वातावरण ही नहीं, बच्चा समाज से भी सीखता है, स्वयं खोज करके नहीं, बच्चा समाज से भी सीखता है। बड़े जब उसकी हेल्प करते हैं, जिसको उसने नाम दिया स्कैफोल्डिंग, बड़ों के द्वारा, मान लो बच्चा, एग्जाम्पल देते हैं हम कि जब बच्चा काम कर रहा, कुछ वर्क कर रहा है, टीचर द्वारा उसकी जो मदद की जाती है, वो क्या है, वो है स्कैफोल्डिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं सहारा देना, सहारा देना। ठीक है, फिर उसने एक जेडपीडी, एक जोन, कि बच्चा बाहर के समाज से, तो फिर वो जो अपने व्यागोत्स्की का जो सिद्धांत हो जाएगा, उसको हम कहते हैं सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, है ना। तो बच्चा समाज और संस्कृति से भी सीखता है। तो अनुरूप बच्चों का सीखना, वो संज्ञानात्मक विकास की, बच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करता है, 4 अवस्थाएं प्याजे ने, तो वो क्लास आप जरूर देखना। नेक्स्ट इसके बाद जो क्लास लगेगी, वो आपकी कल की क्लास में अपने प्रयास करेंगे कि संज्ञानात्मक थ्योरी में आपके ना 2 राइटर का और जिक्र करना है, जेरोम ब्रूनर, प्रतीकात्मक, क्रियात्मक, और वो जो सिंबॉलिक, और वो वाली थ्योरी जो उसने 3 प्रकार बताए हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत, और एक हमने पढ़ना है व्यागोत्स्की। मैं प्रयास करूंगा कि व्यागोत्स्की, ब्रूनर और कोहलबर्ग तीनों को एक क्लास में समेट लें, नहीं तो 2 तो करेंगे ही करेंगे। चलिए, ये सेकेंडरी स्टेज होगी। अब हमने ये जानना है मुख्य इसके सार रूप में बिंदु, केंद्र बिंदु जो शिक्षा प्रणाली है वो रहेगी कि रटने की बजाय समझ और ज्ञान आधारित हो। सामान्य बात है, शिक्षा का उद्देश्य केवल संज्ञानात्मक समझ ना होकर चरित्र निर्माण, केवल संज्ञानात्मक नहीं है, चरित्र निर्माण भी साथ में है, सत्य बातें आ जाती है। आलोचनात्मक चिंतन बढ़ाने हेतु पाठ्यक्रम की विषय वस्तु कम की गई है। आलोचनात्मक चिंतन बच्चा किसमें सीखता है, अमूर्त चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, विश्लेषणात्मक चिंतन, संश्लेषण, वो कौन सी है, फॉर्मल स्टेज है। कि बच्चा, आलोचनात्मक पक्ष होता है कि किसी भी बिंदु के पक्ष और विपक्ष दोनों, लाभ हानियां दोनों चीजें आप उस पर बोल सके। तो विषय वस्तु को थोड़ा सा आपने देखा होगा किताबों में सिलेबस को कम कर दिया गया है। और एक कल जो है उसमें तो वो न्यूज चल ही रही थी कि वो जो बोर्ड की है, 2 बार वो परीक्षा दे सकते हैं बच्चे। नई किताबें जो है 8वीं कक्षा तक तो सिलेबस ही चेंज हो रहा है, विश्लेषण, खोज, चर्चा, समस्या समाधान, ये सब सीख सके बच्चे। और ये सब बच्चा उसमें कौन सा सीखता है, अमूर्त चिंतन वाली अवस्था जो होती है, कौन सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हिंदी में कहते हैं, लेकिन अपने अंग्रेजी में याद रखना है फॉर्मल स्टेज। अब जिन्होंने वो साइको की क्लास नहीं लगाई मेरी ना, उनको हो सकता है ये बातें थोड़ी अजीब सी लग रही हो कि सर ने, क्योंकि इसके साथ साथ उसका जिक्र करेंगे। बड़ा विद्वान लोग बनाते हैं सिलेबस को, ये चीजें साइको में क्यों सम्मिलित की गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि इसके ये जो बिंदु है ना, मनोविज्ञान के अनुसार ही सिलेबस को बनाया जाता है, साइकोलॉजी के अनुसार।
प्रायोगिक अधिगम को बढ़ावा दिया गया। प्रायोगिक का मतलब बच्चे स्वयं करके सीखें, प्रयोग कर करके। कहानी आधारित शिक्षा को इसमें बढ़ावा दिया गया है। चलिए, और क्या है इसमें? बहुभाषावाद, जो हमारा ये बिंदु चल रहा है पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र, उसमें उसका उस टाइटल का ये एक और उप टाइटल है कि एक तो हमने पढ़ लिया कि पाठ्यक्रम कैसा होगा। अब आ गया कि बच्चे जो हैं 8वीं तक के, स्पेशली 5वीं और 8वीं तक भी, बच्चे की स्थानीय भाषा या मैं कहूं क्षेत्रीय भाषा या मैं कहूं मायड़ भाषा, मातृभाषा जो होती है, उसमें बच्चे को शिक्षा देनी है। अब जैसे मान लो मैं पढ़ाता बागड़ी में बोलूं तो टावरा 4 भागा में बांट दियो भाई स्टेज ने, ठीक है, टेंशन कौन लेनी, एकदम कोई चक्कर वाली बात कौन नहीं, प्याजा प्याजो है, ठीक है। अब देखो, और पंजाबी च बोला हाँ भाई आप प्याज नू गंढे का जिक्र करते हुए पढ़ांगे, तो थोड़ा सा क्या है आपको इजी लगता है। तो इन्होंने कहा सबसे ज्यादा ध्यान स्थानीय भाषा में, घर की भाषा में, मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में बच्चे को पढ़ाना है। मातृभाषा जो है वो प्राथमिक माध्यम होगा बच्चे का, कक्षा 1 से 5 तक, इवन ग्रेड 7 तक भी। तो कक्षा नहीं, ये ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड लिखने लग गए हैं इसको। विभिन्न भाषाओं की शिक्षा, लेकिन विभिन्न भाषाओं को भी पढ़ाना है। कक्षा 6 में बच्चे के पास त्रिभाषी फॉर्मूला होगा, वो ऑप्शन होंगे उसमें। फिर इन्होंने कर दिया कि 2 भाषाएं, तो कोई भारतीय भाषा और 1 भाषा कोई भी आप विदेशी भाषा भी पढ़ सकते। तो बड़ा ऊंचे लेवल की बातें। मातृभाषा पर विशेष जोर दिया गया है। आदिवासी अनुसूची की भाषाओं पर विशेष निवेश। आदिवासी ये गलती से लिखा गया भाई, ये संविधान में जो है ना अनुसूची, कितनी भाषा है संवैधानिक अनुसूची में? संविधान में 22 भाषाएं जो है, उस पर थोड़ा सा ज्यादा निवेश किया गया है। त्रिभाषा फार्मूला कक्षा 6 से भाषा के संदर्भ में 3 ऑप्शन, 2 भारतीय भाषाएं उसमें इन्होंने कर दी है कि ये तो होनी चाहिए, इसके साथ एक अलग रख सकता है। ग्रेड 6 से 8 में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल पर, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कार्यक्रम है, ये एक तो है कि किसके लिए चलाया गया है, भाषा आधारित प्रोजेक्ट है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कि बच्चे भाषा को ज्यादा से ज्यादा, एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा। किस कक्षा के बच्चों को? कक्षा 6 से 8 के बच्चों को यह प्रोजेक्ट कार्य दिया जाएगा। कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी 10 दिन के बस्ता पीरियड फ्री, बस्ता फ्री, ठीक है, बिना बस्ते के उनका एक जो है प्रोग्राम होगा, जो 10 दिन का वो पैकेज रहेगा कि उनको ये व्यावसायिक शिक्षा के बारे में उनका एक टूर टाइप या उनको वहां पर बताया जाएगा, स्कूल में बताया जाएगा। तो कक्षा ये 6 से 8 के लिए। तो हमने ध्यान रखना है कि 10 दिन जो बस्ता फ्री पीरियड है, कौन सी कक्षा 6 से 8? एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये किसके लिए? व्यावसायिक शिक्षा के लिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत भाषा आधारित एक प्रोजेक्ट है, किस कक्षा के लिए? कक्षा 6 से 8 के लिए। तो क्योंकि ये चीजें पाठ्यक्रम का ही हिस्सा होगी ना, तो उसी में हम पढ़ रहे हैं। NCFSC, इसको मैं अगर लिखूं तो अपने इसको लिखे तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। अभी देखो आपके लगता है, आपके साइको के सिलेबस में लगता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। अब होता क्या है ये देखो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा ये होती है, पाठ्यक्रम बनाने के लिए एक समिति बना दी जाती है कि आपने पाठ्यक्रम सेट करना है, आपने सिलेबस सेट करना है। पाठ्यक्रम के साथ साथ आपने गतिविधियों को भी, क्योंकि ये पाठ्यक्रम रूपरेखा है, पाठ्यचर्या के बारे में पाठ्यक्रम को डिसाइड करते हैं ये। 2005 के बाद ये जो पाठ्यक्रम रूपरेखा, ये जो समिति बनी है राष्ट्रीय लेवल पर, ये 2020-21 वाली आ गई। इसकी योजनाओं को, बातों को लागू करना है। इससे पहले 2005 में ये जो समिति बनी थी, एक राष्ट्रीय रूपरेखा तय की गई थी पाठ्यक्रम के लिए, वो अभी तक चल रही थी। आगे इसको लागू करेंगे। इसमें क्या पाठ्यक्रम रूपरेखा जो है, इसमें भाषा की स्थानीयता को महत्व दिया गया है कि स्थानीय भाषा में, और स्थानीय मान लो खेल है, कोई पढ़ाई है, जो स्थानीय लोग इसमें आगे बढ़े हैं, तो एक आदर्श के रूप में उनका एग्जाम्पल सेट करना है।
फिर ये जो नई पाठ्यक्रम रूपरेखा है, इन्होंने कहा है कि भाई बच्चे का जो प्रगति कार्ड है, जो अपने कहते हैं आप मार्कशीट, नंबर कार्ड, उसको अब बदला जाएगा। पहले तो उसमें क्या आता था, किस विषय में बच्चे ने कितने कितने नंबर लिए। बच्चा अगर, कई बच्चे होते हैं खेल में अव्वल होते हैं, कई बच्चे हैं पढ़ाई में अव्वल होते हैं, और उनमें से पढ़ाई वाले भी कई कुछ विषय में बहुत बढ़िया, कुछ में क्या होते हैं, वो थोड़े से डल होते हैं, है ना। तो वो एक कहानी, जो मनोविज्ञान में एक कहानी जो लोगों को मोटिवेशन करने के लिए, अभिभावकों को ये कहानी अक्सर सुनाई जाती है कि जंगल में एक प्रतियोगिता रखी, ठीक है, उसमें मछली है, बंदर है, गधा है, इन सभी ने भाग लिया। अब उसके अलग अलग जो है प्रोग्राम थे। पहले तैरने वाली बात आई, तो जो है लंगूर है, बंदर है, वो तो तैर ही नहीं, गधा उसमें क्या तैरेगा, लेकिन मछली उसमें फर्स्ट आ गई। लेकिन जब बात आई वो छलांगे वाली, उछल कूद वाली, तो उसमें लंगूर फर्स्ट आ गया। जब बोझा ढोने की बात आई तो उसमें गधा फर्स्ट आ गया। मतलब कि हर बच्चा हर विषय में, अलग अलग विषय में जो है वो महारत हासिल कर सकता है। तो वो जो नंबर कार्ड होंगे, उसमें पढ़ाई के अलावा अलावा अन्य जो क्विज वगैरह हुई या रोल प्ले कोई गेम्स हुए, उस नंबरिंग कार्ड का जो पैटर्न है वो सारा बदल जाएगा। बच्चे की खेल कूद या अन्य अच्छे कार्य करता है, स्कूल में अनुशासन में रहता है, वो सारी चीजों का वो एक हाशिया लगा के उनको एक ऑप्शन सेट किए जाएंगे, फिर किस चीज में उसके कितने नंबर, फिर वो एक मूल्यांकन लास्ट में बच्चे का कि आपका बच्चा किस चीज में। तो उससे बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि सिर्फ नंबरों को देखकर हम बच्चों को जज करते हैं, तो वो बहुत ही गलत बात है। किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है ना, मैं उससे बात बहुत कम करता हूं, बच्चे अव्वल दर्जे में बहुत मेरिट में आते हैं। लो भाई लाइट और चली गई। हाँ जी, लाइट चली गई थी, तो अपने वो बात कर रहे थे, मैंने इतना ही कहा कि वो जो मेरिट में आते हैं उनसे ज्यादा मैं दूसरे बच्चों को तवज्जो देता हूँ। लाइट चली गई, और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई सर आपने तो ना झूठ बोला था, लाइट चली गई। चलो कोई नहीं, ये मतलब भारत में चलती है ये चीज की, झूठ बोलने पर लाइट जाती है ना। तो फिर वो क्या पढ़ रहे थे हम, त्रिभाषी फॉर्मूला, आदिवासी से ये संवैधानिक अनुसूची की याद रख लेना कि उसमें बच्चों को तवज्जो दी जाती है। और सबसे बढ़िया बात जो है, किसमें पढ़ रहे थे अपने, उसमें पढ़ रहे थे ना प्रगति रिपोर्ट पर, बहुभाषी वाले में, हाँ इसमें प्रगति कार्ड बदलाव वाले पे, इस पे पढ़ रहे थे। बीच में लाइट चली गई, तो ये बहुत शानदार होने वाला है। एक वर्ष में 2 बार, अब देखो एक 10 वाला जो 10वीं 12वीं बोर्ड में सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये डिसाइड किया है विद्वान लोगों ने कि बच्चों को कोचिंग का बोझ है। इंग्लिश मीडियम या आप देखना प्राइवेट स्कूल में बच्चे स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, साथ में वो कोचिंग भी, ट्यूशन भी साथ में लगे हुए हैं। तो क्या उस दुकानदारी को, कोचिंग के बोझ को कम करने के लिए ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि 1 साल में बच्चा क्या है 2 बार जो है परीक्षा दे सकता है। तो एक और 2 साल में परीक्षा दे देंगे, पहली बार में नंबर कम आए या कुछ भी तो दूसरा पेपर दे दो, उसमें बढ़िया आ जाएंगे तो वो रह जाएंगे, वरना पहले वाले ही मान्य रहेंगे। तो सुधार परीक्षा, फिर ये कहते हैं कि आकलन के 2 स्तर होंगे, कागज पे लिखा पढ़ा समझना और प्रदर्शन परख। ये तो छोड़ो, इसका जिक्र नहीं करना अपने को। ये परख जो है ना, इसको पढ़ना है, परख का बताता हूं मैं, ये आकलन वाले का इसमें जिक्र नहीं करना था। अब देखो, और इसी तरह गणित का, मान लो किसी के पास गणित है, गणित उसने आगे 11वीं में नहीं पढ़ना, 11वीं 12वीं, तो उस बच्चे के पास ऑप्शन होंगे 10वें में कि वो गणित को आगे विषय के रूप में रखना चाहता है, तो वो उच्च स्तर वाले विषय के रूप में पढ़ेगा। अन्यथा भी सिर्फ पास मार्किंग के लिए जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए तो वो उस टाइप का, तो 2 टाइप के विषय के पेपर बन जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज है परख, ये आप थोड़ा सा इसको हटा दूंगा मैं पीपीटी में। ये परख, परख क्या है, परख यहां लिखा हुआ है नहीं, परख ना, एक आप ये मान लो एक बोर्ड है, एक संस्था है, ठीक है, एक बोर्ड मान लो। क्या था कि ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये हुआ था कि एक परख जो है उसका निर्धारण किया जाएगा, आगे उसमें लिखा गया ये किसके अंडर में है, ये एनसीईआरटी की एक शाखा है, एनसीईआरटी की एक शाखा है परख। इसको दे दिया काम कि बच्चों का मूल्यांकन जो करना है
और संश्लेषण जो करना है, सभी स्कूलों में आकलन और मानदंड जो बच्चे का मूल्यांकन करना है, आकलन करना है। आकलन मूल्यांकन में थोड़ा सा ही फर्क होता है। मूल्यांकन एक बड़ी विस्तृत प्रक्रिया है, आकलन एक, जैसे मैं आपको बताऊं उदाहरण स्वरूप, मूल्यांकन और आकलन में क्या अंतर है। मूल्यांकन आपके लगता है ना टॉपिक, जैसे कि चाय बनाई गई, मैंने चाय बनाई, किसी, मान लो नई नवेली कोई लड़की दुल्हन जो है वो ससुराल में चाय बना रही है, उसने पहली बार दूसरी बार चाय बनाई है, उसको कहा कि मेहमान आने वाले हैं, और उसने, मेरे पास देसी उदाहरण होते हैं, उसने क्या किया, चाय बनाते समय उसको डर कहीं मीठा और ये ज्यादा ना हो जाए, तो वो उस पे थोड़ा सा हाथ पे और चम्मच में लगाया और चेक कर रही है, थोड़ा कम है, चीनी और डाल दी, फिर चेक किया कि थोड़ा ठीक है, साथ साथ में कर रही है। ये जो साथ साथ में कर रही है ना, वो तो है आकलन। लास्ट में चाय बनी, पी, और एकदम सबको हो गया, हा हा मजा आ गया। लास्ट में उसने जो, लास्ट में बिल्कुल एंडिंग में जो उसने चुस्की ली और पाया कि बहुत शानदार है, वो लास्ट में जो अंतिम किया जाता है पूरे का, वो होता है मूल्यांकन। साथ साथ चलता है वो आकलन होता है, जो बिल्कुल लास्ट में होता है वो मूल्यांकन होता है। तो स्कूलों में ऐसे टेस्ट होते हैं बच्चों के, SA1 FA1 वो चलते हैं। अब ये जो परख है, पहले तो ये दो तरह के एग्जाम है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, अब इसका नाम बदलकर, देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो इसको NASC लिखा है, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया। इस बार जो ये एग्जाम हुआ ना, इसका नाम कर दिया नेशनल एजुकेशन सर्वे। पहले इसका नाम हुआ करता था राष्ट्रीय राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण। बात को समझना, हम चीज पढ़ रहे हैं 2 नंबर वाली कि पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र की पाठ्यक्रम में हमने पढ़ लिया इस एज में ये चीज पढ़ाई जाएगी, कि पहले 5 साल फाउंडेशन वाले हैं, उसमें सिर्फ क्या होगा, उसमें तो सिर्फ होगा खेल। फिर दूसरी एज आएगी प्रीपेरिटरी स्टेज, उसमें क्या है, खेल के अलावा क्या चीज शामिल कर दी जाएगी, उसमें हल्का फुल्का पाठ्यक्रम। पहली जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें कोई एग्जाम नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है। जैसे ही प्रीपेरिटरी स्टेज आएगी, कक्षा जो 3 से 5 के लिए, उसमें एग्जाम भी होंगे, थोड़ा सा सिलेबस भी होगा, खेल भी होगा, स्कूल यूनिफॉर्म, वो सारा कुछ ही हो जाएगा। फिर जब हम तीसरी स्टेज में आते हैं, कक्षा 6 से शुरू होती है जो मिडिल स्टेज, उसमें नई चीज क्या है, विषयों के साथ साथ क्या हो जाएगा, व्यवसायिक शिक्षा भी शुरू हो जाएगी। फिर हमने ये देखा पाठ्यक्रम में भाषा को, कौन सी भाषा को तवज्जो दी गई है, स्थानीय भाषा को उसमें ज्यादा तवज्जो दी गई है। फिर अब हम ये देख रहे हैं कि पाठ्यक्रम बच्चों का, चलो ये पाठ्यक्रम रहेगा। फिर ये बात पढ़ रहे हैं कि जो पाठ्यक्रम होगा, बच्चों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, नंबरिंग कैसे देनी है, मानदंड क्या रखे जाएंगे कि बच्चे का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाएगा। तो ये सब कार्य करने के लिए एक संस्था काम कर रही है, वो परख। परख एक शाखा है NCERT दिल्ली के अंदर। इसने बच्चों का मूल्यांकन 2 तरह से करना है। पहला तो एक तरह है, ये देखो आप, नेशनल अचीवमेंट, राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण नाम से कक्षा 3, 5, 8 व 10 के बच्चों का 3 विषयों का एक टेस्ट अभी हुआ है। बीएड वाले बच्चे हैं जो, उनकी रैंडमली ड्यूटी लगी थी, आपने जाके वो एग्जाम जो है करवाना है स्कूल में, और आपने ही वो कॉपियां जमा करवानी है। फिर नेशनल लेवल पर हर राज्य की रैंक निकलेगी कि किस राज्य के किन स्कूलों के बच्चे कैसे हैं, समझ गए। और ये राजकीय प्राइवेट सभी तरह से सर्वेक्षण इसमें बच्चे शामिल होते हैं। अब NAS का नाम कर दिया NES, नेशनल एजुकेशन सर्वे। फिर इस बोर्ड ने एक और छूट दे दी कि राज्य स्तर पर भी अपना एक उपलब्धि परीक्षण हो सकता है, SAS, स्टेट अचीवमेंट सर्वे, स्टेट अचीवमेंट, राज्य उपलब्धि परीक्षण। पाठ्यक्रम का ही हिस्सा जो नया जुड़ा टॉपिक है, पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र, उसमें हमने पहले वो पढ़ा, फिर हमने भाषा को पढ़ा, अब हमने पढ़ा कि बच्चों का आकलन कौन करेगा। ये परख जो संस्था बनाई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, ये एक शाखा बनाई गई है, वो ये काम करेगी। अब फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक था उसमें शिक्षक। शिक्षक के लिए ना बस, हालांकि ये बीएड वाला तो बताया है, 2 वर्षीय बीएड भी होगी, ठीक है, 4 वर्षीय BA प्लस बीएड भी होगी। बीए भी आपकी क्या है, वो इस तरह से हो जाएगी कि 4 साल की रहेगी बीए भी, कि वो हर साल में, उसमें मान लो BA फर्स्ट ईयर आपने किया,
फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया, तो आपको इसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा। आप 2-4 साल बाद दोबारा जब एडमिशन लेंगे तो आपको डायरेक्ट बीए सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। बीए आपने 3 साल की कर ली तो आपको बीएड वही 2 साल की करनी पड़ेगी। बीए आपने 3 साल करने के बाद जब भी आप बीएड करेंगे 1 वर्ष में हो जाएगी। अब तो बीए प्लस बीएड कॉमन है, एक साथ जुड़ा हुआ, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होगा। बीए आपने क्या कर ली, बीए आपने 3 साल पढ़ने के बाद छोड़ दिया, आपके पास इसकी डिग्री है, तो अब आपको जब भी आपने बीएड करनी है आपकी क्या हो जाएगी, 1 वर्ष वाली हो जाएगी। समझ गए? अब 4 वर्ष वाली अगर आपने बीए की है तो आपकी बीएड वो 1 वर्ष वाली नहीं, अन्यथा आपकी 2 साल की बीएड है। 4 वर्षीय बीएड भी है ही। और इसी तरह एमए को भी, एमए सिर्फ प्रीवियस भी आप कर सकते हैं, 1 साल के लिए आपको अलग सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फाइनल के लिए अलग मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, और अगर किसी ने बीए 4 वर्ष वाली कर ली, बीए 4 वर्ष, तो उसकी एमए 1 साल में हो जाएगी। तो ये बहुत खिचड़ी बनाई हुई है उन्होंने। फिर वो बीए प्लस एमए में 5 साल ही लगते थे ना, तो यहां भी 5 ही लगेंगे। तो ये मसला भाई रोड़ गिरोड़ है। ठीक है, ये हमारे विषय का हिस्सा नहीं है फिलहाल, क्योंकि हमारे उच्चतम शिक्षा वाले को नहीं रखा, स्कूली लेवल के टॉपिक शामिल किए। शिक्षक बनने के लिए 4 वर्षीय का, ग्रामीण लोगों को आगे बढ़ाने के लिए 4 वर्षीय जो कोर्स शुरू किया गया है। फिर इन्होंने कहा, कल मैंने शिक्षक छात्र अनुपात आपको बताया ही था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, अब मैंने व्यू लेने हो मान लो टेली इस पे यूट्यूब पे, तो मैं एक वीडियो डाल दूं इससे, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी में दिया हुआ है सबको देनी होगी रीट, जिनका पास उन्होंने नहीं दिया तो ये होगा नुकसान। या मैं डाल दूं सबको देनी होगी रीट, क्योंकि रीट के जुड़ेंगे नंबर। कैसे, ये देखो, ऐसे ही बनाते हैं व्यू लेने के लिए लोग। शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट, जिसको हमने रीट कर दिया। पात्रता परीक्षा हमारी क्या है, एलिजिबिलिटी टेस्ट हमारा क्या है, वो रीट है। हमारे यहां उसका नाम क्या है, रीट है। इन्होंने कहा कि भाई जो पात्रता परीक्षा करवाई जाएगी फिर उसके भी उसमें नंबर जोड़े जाएंगे, और अलग जो पेपर होगा उसके तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। तो इस तरह से ये करने वाले हैं। शिक्षक खुद में सुधार हेतु प्रत्येक वर्ष 50 घंटे का उनका कोर्स होगा, शिक्षकों का ऑनलाइन कोर्स, जिसमें बच्चों को बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान, समस्या समाधान, भाषाओं, ये सब के बारे में बताया जाएगा। तो ये चीज जो है बच्चों को, शिक्षकों को सिखाई जाएगी। 50 घंटे का उनको एक कोर्स दिया जाएगा। उस कोर्स का नाम क्या है, सीपीडी, सतत व्यावसायिक विकास। सतत व्यावसायिक विकास जो कार्यक्रम चलेगा ऑनलाइन, 50 घंटे का ये प्रोग्राम है। किसके लिए, तो ये देखो शिक्षक हमारे दिया हुआ है, तो पूछ सकते हैं सीपीडी क्या है, सतत व्यावसायिक विकास। फिर पूछा जाएगा सीपीडी कार्यक्रम किसके लिए है। जैसे मैंने आपको बताया था जो रेडिनेस कोर्स किसके लिए, तो वो नव प्रवेशी कक्षा 1 के बच्चों के लिए। तो सीपीडी शिक्षकों के लिए कितने घंटे का, 50 घंटे का। ये 1 वर्ष में 50 घंटे ऑनलाइन शिक्षकों को इसमें टिप्स दिए जाएंगे। तो ये ऑनलाइन प्रोग्राम है। प्रधानाचार्य जो लीडरशिप, प्रधानाचार्यों को जो है ना लीडरशिप व मैनेजमेंट की कार्यशाला ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग देने में मेरी ड्यूटी लगती है कि जो स्कूल के हेडमास्टर हैं उनको ये ट्रेनिंग मैंने दी है 2 बार, कि स्कूल को कैसे मैनेज करना है। लीडरशिप की ट्रेनिंग के टीचर्स को ये ट्रेनिंग दी जाएगी। करियर मैनेजमेंट और प्रगति हेतु, करियर मैनेजमेंट और प्रगति, इसको शॉर्ट में कहा है सीएमपी, ये सीपीडी है। बच्चे, इसके तहत क्या होगा कि जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक हैं, जिन्होंने बच्चों को बहुत ज्यादा मेहनत करवाई है और रिजल्ट बहुत शानदार, पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में बच्चों को जो मेरे जैसे सेवा भावना वाले जो शिक्षक हैं, उनको फिर ये कहते हैं कि अलग से पदोन्नति जो है दी जाएगी, जो प्रमोशन दिया जाएगा, उनकी तनख्वाह ज्यादा की जाएगी। तो क्या पता मेरी कर दे, है ना। मैं देखो मेहनत कितनी करवाता हूं, आप तो उस पर ध्यान ही नहीं देते भाई, है, ध्यान दिया करो भाई। ये सामान्य बातें जो है हो गई है। अब इसको नहीं बढ़ूंगा मैं। 2 बिंदु आपके जो रह गए ना, मापदंड वाले और समावेशी शिक्षा वाले, उन पे जिक्र करेंगे। एक बिंदु तो है आपका समावेशी शिक्षा,
और एक रहेगा वो मानदंड वाला, मापदंड वाला। असल में समावेशी शिक्षा है क्या? सीधा सा है, दो ही शब्दों में अगर मैं खत्म करूं, सामान्य बच्चे प्लस विशेष बच्चे जो हैं उनके लिए जो है, विशेष बच्चे वही, विशेष बच्चे कौन से? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, है ना। डिसलेक्सिया क्या होता है भाई? डिसलेक्सिया कौन सा विकार है? डिस्प्रैक्सिया कौन सा है? डिस्ग्राफिया कौन सा है? वो मैंने ट्रिक से सेट किया हुआ है, साइको वाली क्लास में आपको वो याद करवाऊंगा। सामान्य और जो विशेष बच्चे हैं ना, ये दोनों बच्चे एक साथ एक जगह पर सीख सके, ये समावेशी शिक्षा है। और सामान्य विशेष बच्चों में वो बच्चे तो हैं ही, इसके अलावा जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। आर्थिक, बस शॉर्ट में इसका ये नाम है, आर्थिक सामाजिक। और हमारी एजुकेशन पॉलिसी में ना आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए एक इन्होंने शॉर्ट में एक टर्म्स यूज की है, वो हम आगे देखते हैं कौन सी टर्म्स है। इसको थोड़ा सा आपने अगर लेना है, समावेशी शिक्षा क्या है? जिसमें सामान्य व विशेष बच्चे, सिर्फ इस पे भी आ सकता है प्रश्न, है ना, एक साथ पढ़ सके, वो समावेशी शिक्षा है। ये जो सार निकाला हुआ है मैंने, ये इसी का ही निकाला हुआ है। हाँ भाई, ये 15 नंबर, ये पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र ये हमने कर लिया, ये सारा मैंने आपको समझा दिया, इसी का सार है। दोबारा से इस पे आपका समय, जो आपका वक्त जाया नहीं करेंगे। मैं पोइट्री वगैरह गलती से थोड़ी बहुत लाइनें लिखता हूं। मैंने लिखा था, तू बेशक ओथे जाया कर, वाह वाह करो, वाह वाह, तू बेशक ओथे जाया कर, पर ज्यादा वक्त ना जाया कर। तो एक जाया होता है, एक जाया होता है। जाया होता है थोड़ा सा वक्त बर्बाद करना। भाषा के बारे में बताया गया है, ये मैंने सार रूप में करवा दिया, तो ये पीडीएफ मिलेगी, इसको पढ़ना हो तो पढ़ लेना। तो सार तो इसका बताया हुआ ही है, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ इंडिया पर ये हो गया। फिर जो है अपन ने एक जो किया था भाषा के लिए, वो एक टर्म्स आपने याद रखना है, समूह, वो भारत वाली थी ना एक, ये संस्कृत भाषा के लिए हो गया। ये उड़ीसा, उड़िया, उड़िया, और क्योंकि यहां से ना प्रश्न नहीं बनेंगे, प्रश्न जहां से बनते हैं उन बिंदुओं को जो है साइन लैंग्वेज कह रहे हैं, स्पेशल आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो शुरू की जाती है। कौन सी होती है लिपि? ब्रेल लिपि होती है ना। ब्रेल लिपि में अनिवार्य विषय कौशल का मार्गदर्शन करना है। ये इसमें थोड़ा सा ये बताया हुआ है कि एनसीएफएससी जो है 2021 वाला जो है को तैयार करते हुए एनसीईआरटी द्वारा उचित रूप से डिजाइन किया गया है, जिसमें कि कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के दौरान सभी विद्यार्थी एक 10 दिन का जो है, ये सारे यहां से निकाले हुए हैं, व्यवसायिक विशेषज्ञों से मिलेंगे। तो हमने बस वो ध्यान रखना है कि 10 दिन वाला कौन सी कक्षाओं के लिए, कक्षा 6 से 8 के बच्चों को ये बढ़ई, लोहार, सुनार ये सब सिखा देंगे। भारत का ज्ञान, आधुनिक भारत और चुनौतियों से निपटने के लिए योगदान शामिल होगा। इसमें क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण की बातें, ये इसमें कोई इसमें प्रश्न नहीं बनता आपको। प्रश्न जहां से बनते हैं, फाउंडेशन स्टेज में इन्होंने बता दिया, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दोनों अलग अलग है। कल वाली क्लास में मैंने डिफाइन किया था, हम 2-2 बार, 5-5 बार नहीं, एक ही बात को रिपीट नहीं करते। आपको देखना है तो वो क्लास जाके बहनों और भाइयों आप देख लेना। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल रात 8 बजे मैंने देखा कि संतवीर सर चैनल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ाई जा रही थी। बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या संतवीर सिंह अच्छा नहीं पढ़ाते? फिर आप जोर से कह देना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। राष्ट्रीय आकलन केंद्र वो जो बनाया है, अच्छा, ये हो गया आपके प्रगति कार्ड की बात है।
प्रगति जो रिपोर्ट बनेगी उसकी बात है। राष्ट्रीय आकलन केंद्र जो है उसकी ऊपर बात कर दी होगी। योगात्मक और वो जो मैंने परख वाला बताया था वो बातें भी इसी में सम्मिलित है। हमने समावेशी शिक्षा की बातें पढ़नी है भाई, बस और कुछ नहीं। वो इसमें रहा हुआ है, 2-3 बातें जो होंगी वो मैं आपको बता देता हूं, कोई बात रही ना हो बस। ये आजकल ना ग्रेड लगाने लग गए हैं, ग्रेड 3, 5 और 8, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ये रहा आपको जो मैंने बताया था। MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, इन्होंने राष्ट्रीय मूल्यांकन एक केंद्र बनाया है जिसका नाम है परख। परख का शॉर्ट नेम जो है, फुल फॉर्म है समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण। तो परख क्या है? एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। ठीक है, ये क्या करेगा? बच्चों का मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण करेगा। ठीक है, इसका समग्र विकास के लिए। परख की फुल फॉर्म है PARKH, परख की फुल फॉर्म है। परख क्या है? एक केंद्र है, एक संस्था है राष्ट्रीय मूल्यांकन करने के लिए। ये जो है दो तरह से, जो सरकारी और गैर सरकारी सभी स्कूलों के बच्चे, दो तरह का सर्वे इसमें आता है। SAS स्टेट अचीवमेंट सर्वे और NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसका अब नाम करके क्या कर दिया, चेंज करके NES नेशनल एजुकेशन सर्वे कर दिया। तो ये जो है मानक निर्धारण के लिए हमारे वो पॉइंट बनता है ना, मानक निर्धारण और वो वाला, तो ये संस्था जो है काम करेगी भैया। विशेष प्रतिभा वाले विद्यार्थियों की सहायता के लिए जो संस्थाएं हैं वो काम कर रही हैं, बढ़िया बात है भाई। क्या करें, शिक्षक वाली बात अभी हमने पढ़ ली है, इसका दोबारा से ट्रांसफर कैसे होंगे ये बातें कर रहे हैं। मेरे को कहीं वो ट्रांसफर करवाना नहीं है अपने को। फिर ठीक है, ये जो हमने पढ़ा था कि बढ़िया पढ़ाने वाले हैं उनको, उनकी तनख्वाह, मेरी तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए, आप कह देना। ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं खुद ही बता रहा हूं। देखो अपने मुआ मियां मिट्ठू, क्या कौन सा मिट्ठू बनते हैं वो। ये रहा CPD सतत व्यवसायिक विकास कार्यक्रम 50 घंटों का। मैंने सार रूप में पूरी पढ़ने के बाद जो है चीजें निकलती हैं वो आपको बता दी है। शिक्षकों के लिए व्यवसायिक मानक तय किए गए हैं। 2030 के बाद इसकी समीक्षा होगी। वेतन वृद्धि, हमारी तनख्वाह तुमको कोई बढ़ा दो रे। लर्निंग डिसेबिलिटी जो आपके टॉपिक लगता है वही, उसका जिक्र किया गया है। शिक्षक शिक्षा का दृष्टिकोण बहुत अच्छा है। बीएड कार्यक्रमों में कोई सुधार करेंगे ये जाकर। ठीक है, कक्षा में शिक्षण को व्यवहारिक परीक्षण, आपका जो TP लगती है उसका अलग से ये कोई सिस्टम बनाएंगे। समतामूलक समावेशी शिक्षा, ये आ गया। ठीक है, ये इन्होंने लिखा है किस अध्याय को, अध्याय 14 में। 14 अध्याय में क्या है, कॉलेज के लिए जो समतामूलक, आपने समतामूलक समावेशी शिक्षा का अर्थ जो बताया है वो अर्थ ध्यान रखना है पहला तो। ठीक है, अब वो जो टर्म्स यूज की है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से हैं, एक तो वो जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले वो हो गए, और गूंगे बहरे और उस तरह से। एक हो गए सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित, इसके लिए इन्होंने शब्द यूज किया है SEDG। तो ये क्या है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित जो बच्चे हैं SEDG है। ठीक है, विशेष रूप से महिला, ट्रांसजेंडर, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान वाले, ये सारे बच्चे जो हैं, इन बच्चों, ये बच्चे जो क्या है शिक्षा से पिछड़ जाते हैं। अनाथ बच्चे हो गए, भीख मांगने वाले हो गए, गरीब, ये सारे शामिल हैं। तो इस आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। तो इन सब को, और जो सामान्य बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, इसको समावेशी शिक्षा कहते हैं कि सभी बच्चे एक साथ एक जगह पढ़ सके, कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए। और कोई इसमें विशेष संदर्भ में इसमें ये कह रहे हैं UDISC 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार, UDIS इधर ऊपर ही आया है UDIS। ठीक है, आपने आंकड़ों में क्या देना है, प्राथमिक स्तर पर लगभग, ये इंपॉर्टेंट बात है कि कहते हैं कि ना प्राथमिक स्तर पर लगभग 19.6% छात्र अनुसूचित जाति के हैं। 19.6% पूरे देश में जो छात्र हैं वो हैं SC के, अनुसूचित जाति के। किंतु उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह प्रतिशत कम होकर 17.3 हो गया।
देखो प्राथमिक स्तर पर तो एससी के बच्चे हैं 19.6, लेकिन जब हम पढ़ते हैं 11वीं 12वीं उच्चतर में पढ़ते हैं तो यह प्रतिशत कितना 17.3%। इसका मतलब नामांकन में गिरावट जो आई अनुसूचित जनजाति के छात्रों में 10.6 से 6.8%। ठीक है, और इसमें कितनी आ गई, इसमें भी देख लो लगभग 2% इनमें आ गई अनुसूचित जाति में। तो कुल मिला के यहां दिखाया गया है कि जो है विशेष आर्थिक रूप से जो एससी डीजी बच्चे हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए एससी और एसटी के, वो बच्चे प्राथमिक स्तर पर तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई विशेष तंगी या आर्थिक मंदी के कारण क्या है, वो प्राथमिक स्तर पर इतने बच्चे थे देश में 19.6, पूरे बच्चों का 19.6, लगभग 20% बच्चे एससी के थे। लेकिन जब बात आ जाती है उच्चतर 12वीं तक, 8वीं के बाद की बात आती है, तो वो बच्चे 17, 2.5-3% रेशो कम हो जाता है। इसी तरह क्या है अनुसूचित जनजाति एसटी के बच्चे तो देख लो 10.6 से 6.8 का रेशो, और दिव्यांग बच्चे 1.1% से 0.25% के लिए अधिक गंभीर है। तो इनका जो नामांकन बहुत घटता जा रहा है, उच्चतर शिक्षा में नामांकन में गिरावट, और भी कहते हैं इनमें और भी गिरावट है। तो ये जो है सोचने का विषय है, इसलिए समावेशी शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे हैं, उनके लिए फिर गवर्नमेंट क्या करती है, स्कॉलरशिप चलाती है, और वो स्कॉलरशिप आपके सिलेबस में डाल दी बाल शिक्षा जो योजनाएं हैं कि किसके लिए कौन सी योजना है, बालिकाओं के लिए। बालिकाओं को भी आप देखना 8वीं के बाद 10वीं के बाद कम बच्चियां जो हैं जो पिछड़े वर्गों में वो पढ़ाई छोड़ देती हैं, बालक फिर भी पढ़ लेते हैं। अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व भी कह रहे हैं कि कम है, तो अल्पसंख्यकों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और सीडब्ल्यूएसएन क्या होता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है सीडब्ल्यूएसएन। और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए वो हमने ऊपर पढ़ाई था। दिव्यांग बच्चों को किसी भी अन्य बच्चे के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने के लिए यह बनाया जाना चाहिए। सामाजिक श्रेणी के अंतराल को, जब इसमें कुछ विशेष बातें हैं नहीं, लेकिन मेरा मकसद यह है कि कोई बात छूट ना जाए, आपको ये सारी बातें डिस्क्राइब कर देनी चाहिए। इसमें कुछ है नहीं भौगोलिक एससीडीजी का, इसलिए सिफारिश की जाती है, घोषित किया जाता है, पता नहीं क्या किया जाता है। और यहां भी हम नहीं देखेंगे लड़के लड़कियों ट्रांसजेंडर उनके लिए पढ़ाई की बात की जा रही है। और अब कुछ बच्चे कहे गुरुजी थे पढ़िया को नहीं के पढ़ के आनो, मारो टाइम क्या मैं खोटी करो। तो अच्छा आपके सामने मैं ना पढ़ू है इसको ईसी। अच्छा ये बताना मुझे ईसीसीई क्या है, ये क्या है भाई, ECCE रट दो इन टर्म्स को, जितने भी नाम आए हैं ECCE CPD और वो नाम जो आए हैं। तो दिव्यांग बच्चों को शामिल करना, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, ये जो है प्राथमिक वाला अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। तो दिव्यांगजनों के लिए ना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बना था, उसमें दिव्यांगजनों के लिए कुछ सिफारिशें की गई थी। ठीक है, उनको पढ़ाए जाने के लिए स्पेशल जिन्होंने BSTC बीएड कर रखा है उनकी बल्ले बल्ले करवाएंगे। आने वाले समय में खूब सारी उनकी जो है ना वैकेंसीज आएंगी। ये ब्रेल लिपि का जिक्र किया गया है, हर स्कूल में विद्यालय में लगभग एक पोस्ट जो है वो कंपलसरी करने जा रहे हैं। होम स्कूल की व्यवस्था भी करेंगे उनके लिए स्पेशल पढ़ाने के लिए। अब देख लो रे जिन्होंने स्पेशल की हुई है ना, बढ़िया निहाल हो जाएंगे। हालांकि राजस्थान के संदर्भ में बुरा ही रहा है उनका, जो स्पेशल जिन्होंने एजुकेशन की हुई है वो बेचारे बड़ी मुश्किल से तो करते हैं। सेंट्रल लेवल पर यह चलता है कि किसी ने स्पेशल BSTC की है वो स्पेशल और सामान्य दोनों में फॉर्म भर सकता है। अगर अपने राजस्थान में भर्ती है, स्पेशल की सीटें मान लो 3rd ग्रेड में नहीं आई या कम आई, तो वो सामान्य में, इसी तरह वो बच्चा लेवल 2 में भी ऐसा ही था कि अगर किसी बच्चे ने स्पेशल BSTC कर ली और उसकी BA भी की हुई है तो वो लेवल 2 में भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन इस बार कोर्ट में चला गया मसला, कोर्ट में उनको बाहर निकाल दिया। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला मसला होता है।
अपने राजस्थान में रीट को ना एक प्रयोगशाला बना दिया, पता नहीं कितने तरह के नियम है। अभी भी जिनके नंबर कार्ड है, मैं कहता हूं पता ही नहीं चलता। रीट आजीवन जरूर है, ठीक है, नहीं देना चाहिए। आगे नई पॉलिसी बना रहे, सरकार कहेगी रीट के नंबर जोड़ेंगे, फिर वो बच्चे पछताएंगे। तो इनका कुछ ही नहीं, प्रयोगशाला बना रखा है, इनको बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। अक्षमताओं की बात है, और कौन सी बात है भाई, रक्षा मंत्रालय की। चलो समान्य समान्य बातें जो हो गई है, अब और कोई बात रही नहीं है मेरे ख्यालात से। तो फिर ये आ गया क्लस्टर संसाधन, ये है नहीं आपके। और एक मुद्दा था आपके जो था कि मानक निर्धारण। तो मानक निर्धारण की जिम्मेदारी किसको दी गई है? ये अच्छा, ये बताया गया सर्वप्रथम शिक्षा आयोग 1964 में जो बना था उसे लागू नहीं किया गया था, तो शिक्षा आयोग 1964 की बातें हैं, ठीक है। वो मानक निर्धारण वाले में ना दो चीजें थी भाई, अगर है तो वो सामने आ गया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं भाई। ये रहा मानक निर्धारण वाला। तो मानक निर्धारण क्या है कि ये फीस वाला और सारा सिस्टम क्या करेंगे, निजी स्कूलों के लिए भी निर्धारण कर देंगे कि इससे ज्यादा ये फीस नहीं ले सकते, इससे ज्यादा सिलेबस नहीं ले सकते। ये काम करने के लिए स्कूली शिक्षा नियामक प्रणाली, सार्वजनिक शिक्षा, उसके लिए जो व्यवस्था करने के लिए क्या क्या है, एक तो निदेशालय को रखा गया है, एक स्कूल शिक्षा परिषद, दो संस्थाएं जो है इसके लिए। तो ये देखो स्कूल शिक्षा विभाग जो स्कूल शिक्षा में सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय है, उसको दिया गया है कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली का नियंत्रण सुधार के लिए समग्र निगरानी और ये कार्यक्रम रखना है। संपूर्ण राज्य के सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली के सेवा प्रावधान और शैक्षिक संचालन की, शिक्षा के संचालन की जिम्मेदारी किसको दी गई है? स्कूल शिक्षा निदेशालय। निदेशालय है कहां भाई? स्कूल शिक्षा निदेशालय बीकानेर में है, बीकानेर में है। उसको जिम्मेदारी गई है पूरे राजस्थान में शिक्षा के संचालन की व्यवस्था की जिम्मेदारी। तो उसने डीओ बीओ आदि को शामिल, यह शैक्षिक, डीओ जिला शिक्षा अधिकारी होता है, बीओ जो है अब इसको नाम एसीबीओ, इसको नाम चेंज कर दिए, बीओ जो है वो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होता है। यह शैक्षिक संचालन और प्रावधान से संबंधित है। तो जो इसकी जिम्मेदारी मानक निर्धारण के शैक्षिक संचालन की जिम्मेदारी है, स्कूल शिक्षा निदेशालय बीकानेर को इसकी दी गई है। और इसमें कोई बात अगर है नहीं है, और कोई विशेष बात भाई इसमें नहीं है। फ्रेमवर्क की वही बातें ना दोहराव की हुई है कि इस तरह से क्या मूल्यांकन करना है, बच्चों का मूल्यांकन करेंगे एनईएस एनएएस के माध्यम से, एसईएस के माध्यम से। ये करेगा कौन? ये करेगा परख। फिर भी कोई एक आधी बात होगी ना, नेक्स्ट किसी भी क्लास में वो करवा देंगे। और एक जो बच्चे क्लास जो एसएसटी की मैंने निःशुल्क क्लासें लगा रखी है L1 की, तो वो प्ले लिस्ट में रीट लेवल 1 2025, रीट लेवल 2 2025 के नाम से देख लेना। उसके जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो नोट्स जो है, पीडीएफ जो है संतवीर से टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। क्लास को शेयर कर देना भाई, धन्यवाद। बाद में स्टेटस वगैरह लगा दिया करो, जैसे ही मैं टेलीग्राम पे क्लास शेयर करूं, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में क्लास शेयर करूं, वहां से उठा के स्टेटस लगा दिया करो, मुझे कहना ना पड़े, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।